विज्ञान भारती कक्षा 6 अभ्यास का पुस्तिका के अंतर्गत आज हम इकाई 7 जीवों में अनुकूलन के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का राजू ने एक धारा रेखित एवं चिकने शरीर वाले जीव को देखा। उस जीव का वास स्थान है। तो शरीर धारा रेखित है एवं चिकना है, यानी ये जल में रहने के प्रति अनुकूलित है। तो कहां रहेगा वो जीव? पानी में रहेगा। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? पानी। खा है, जली पौधा है, आम, नीम, नागफनी, सिंघाड़ा। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, इसका विकल्प ये चौथा सही हो जाएगा, सिंघाड़ा। ग नंबर है, सामान्यता मछली सांस लेती है। तो मछली फेफड़ों से सांस नहीं लेती, न त्वचा से सांस लेती। किसके द्वारा सांस लेती है? गिल्स की सहायता से सांस लेती है। गिल्स बोल सकते हैं इसको, क्लोम बोल सकते हैं, या गलफड़े बोल सकते हैं। ठीक। अगला घा, मेढक रहता है। तो मेढक एक उभयचर प्राणी है जो जल एवं स्थल दोनों में रहता है। तो यहां पर इसका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, जल तथा स्थल दोनों में रहता है। मरुस्थलीय पौधों में जड़ें। अब जो मरुस्थल में पौधे पाए जाते हैं वहां पर तो पानी की कमी होती है, और जब पानी की कमी होगी तो क्या हो जाएगी? जड़ तंत्र अधिक विकसित होगा, जड़ें ज्यादा दूर दूर तक फैली होंगी ताकि पानी की आपूर्ति हो सके। तो जो जड़ तंत्र होता है वो अधिक विकसित होता है, तो जड़ें क्या होगी? अधिक विकसित होंगी। इसका जो पहला विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। 4 नंबर है, हाइड्रेला है। तो हाइड्रेला कैसा पौधा है? जली पौधा है, स्थली पौधा है, मरुस्थली, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा हाइड्रेला कैसा है? जली पौधा है। तो हाइड्रा हुआ, सिंघाड़ा हुआ, वेलिसनेरिया हुआ, ये हमारे क्या है? जली पौधे में आते हैं। दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का मछली जल में घुली ऑक्सीजन के द्वारा ग्रहण करती है। तो यहां पर जो खाली स्थान में आएगा वो आएगा क्लोमो द्वारा या गिल्स द्वारा। खा नंबर है, जल और थल दोनों में रहने वाले जंतु को कहते हैं। तो जल एवं थल दोनों में जो जंतु रहते हैं उसको बोलते हैं उभयचर जंतु। उभयचर जंतु कौन से होते हैं हमारे? सैलामेंडर हो गया, मेढक हो गया। गाना में पक्षियों की अस्थियां होती हैं। तो पक्षियों को हवा में उड़ना पड़ता, सही हल्का होना चाहिए। तो जो हड्डियां होती हैं, अस्थियां होती हैं, वो खोखली होती हैं और ये वायु से भरी होती हैं। तो खोखली होती हैं और वायु से भरी होती हैं, खोखली लिख देते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत यानी क्रॉस का चिन्ह लगाइए। का नंबर है, मरुस्थलीय पौधे में जड़ें अल्प विकसित होती हैं। तो ये तो गलत हो कथन हो गया ना। मरुस्थलीय पौधे में वहां पे पानी की कमी होती है और पानी की कमी होने जड़ तंत्र क्या विकसित होता है, और बोला अल्प विकसित होता है। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। खा, नीम, आम, बबूल व अमरूद मरुस्थलीय वृक्ष है। तो यह मरुस्थलीय वृक्ष नहीं है। तो नीम, आम, बबूल व अमरूद में मरुस्थलीय वृक्ष लक्षण ही नहीं है। क्यों? मरुस्थलीय वृक्ष में क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करने के लिए पत्तियां मांसल हो जाती हैं या फिर कांटों या सल्क के रूप में बदल जाती हैं, है ना। जैसे नागफनी हुआ, घिकवार हुआ, भड़वंडा हुआ, सतावर हुआ, है ना। और इनका जड़तंत्र बहुत ज्यादा विकसित होता है। ग नंबर, पक्षियों के अग्रपात पंखों में रूपांतरित होते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य कथन हमारा। जली पौधे हल्के व स्पंजी होते हैं, ये भी बिल्कुल सही कथन है। ये जली पौधे की विशेषता होती है कि वे हल्के होते हैं और स्पंजी होते हैं, है ना। जैसे जलकुंभी हो गया। और जो इसकी पत्तियां होती है पतली होती है, कटी पटी होती हैं और तैरने की अवस्था में होती है। क्योंकि पानी में रहते हैं तो इनका जड़ तंत्र होता है वो बहुत अल्प विकसित होता है। तो ये विशेषता पाई जाती है जली पौधों में। अगला है, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां मांसल व कांटों के रूप में पाई जाती, अभी चर्चा की थी, है ना। तो ये हमारा कथन कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सही के चिन्ह लगा दिए। चौथा प्रश्न है, स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। मछली, और मछली की विशेषता क्या होती है? इसमें गिल्स पाए जाते हैं श्वसन क्रिया के लिए। तो यहां पर एक गिल्स में चला जाएगा। जलकुंभी, और जलकुंभी हमारा क्या है? एक जली पौधा है। मेढक, मेढक कैसा है? जल तथा थल दोनों में रहता है, तो उभयचर हो जाएगा ये हमारा। नागफनी एक मरुस्थलीय पौधा है और इसकी पत्तियां जो होती हैं वो कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं।
ताकि वाष्पोत्सर्जन क्रिया कम से कम हो सके। और पक्षी, इनकी हड्डियां कैसी है, तो खोखली होती है, उसमें वायु भरी होती है ताकि ये हवा में उड़ सके। प्रश्न के 5 है, निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। तो तोता, कबूतर, गौरैया, ये तीनों वायवीय जीव है। हवा में ज्यादातर समय इनका कहां गुजरता है, वायु में गुजरता है। इसमें जो अलग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कछुआ हो जाएगा। तो गाय, बैल, बकरी ये हमारे स्थलीय जीव है, लेकिन जो ऊंट है वो मरुस्थलीय जीव है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। अब निम्नलिखित प्रश्नों में अंतर लिखिए। स्थलीय जंतु और उभयचर जंतु में अंतर लिखना है। तो स्थलीय जंतु मतलब स्थल में रहने वाले जंतुओं को स्थलीय जंतु कहते हैं। उभयचर में क्या हो जाएगा, जो जंतु जल तथा स्थल दोनों स्थानों में रहते हैं उन्हें उभयचर जंतु कहते हैं। स्थलीय जंतु उदाहरण क्या हो जाएंगे, गाय हुआ, बकरी हुआ, बिल्ली हुआ, कुत्ता हुआ, ये स्थलीय जंतु हो गए। उभयचर में क्या हो जाएगा, मेढक हो जाएगा, टोड हो जाएगा, शैलामेंडर हो जाएगा। स्थल में रहने वाले जंतु को स्थलीय जंतु कहते हैं, जैसे गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली। यदि हम स्थल में रहने वाले सबसे बड़े जंतु की बात करें तो वो हमारा हाथी होता है। और कौन सा हाथी सबसे बड़ा होता है, वो अफ्रीका में रहने वाला हाथी सबसे बड़ा, अफ्रीकन हाथी बुश है, वो स्थल पर रहने वाला सबसे बड़ा जंतु हो गया। और वैसे सबसे बड़े जंतु की बात करें तो नीली व्हेल या ब्लू व्हेल जो होती है वो सबसे बड़ा जंतु होती है, जो जलीय जीव है। उभयचर जंतु, जो जंतु जल तथा स्थल दोनों स्थानों में रहते उन्हें उभयचर जंतु कहते हैं, जैसे मेढक हुआ, टोड हुआ, सैलामेंडर हुआ। विश्व का सबसे बड़ा उभयचर जंतु की बात करें तो वो चीनी सैलामेंडर है, जो सबसे बड़ा है। उभयचर जंतु में चर्चा कर रहे हैं अपन लोग। अब जलीय पौधे और मरुस्थलीय पौधों में अंतर करना है। तो जलीय पौधे, जड़ तंत्र अल्प विकसित होता है। मरुस्थलीय पौधे में आ जाएगा, जड़ तंत्र अत्यधिक फैला होता है। जलीय पौधे में पत्तियां पतली, कटी-फटी व तैरने की अवस्था में होती है। और मरुस्थलीय पौधे में आएगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम करने के लिए पत्तियां मांसल या कांटों या सल्कों के रूप में होती हैं। जलीय पौधे सिंघाड़ा, वेलिसनेरिया, हाइड्रिला हो गया। और मरुस्थलीय पौधों में नागफनी, सतावार, घीकुआर, बड़बंडा हो गया। अगला प्रश्न 7वां, निम्नलिखित जीवों के प्रकार के अनुसार उनके नाम लिखिए। तो मरुस्थली में क्या होता है, मरुस्थल में रहने वाले जीव में क्या होता है, वहां पर पानी की कमी होती है, तेज धूप पड़ती है और गर्म बालू पर चलना पड़ता है ना। तो ऐसे कौन से जीव जो अनुकूलित होते हैं, ऐसा ऊंट हुआ, छिपकली हुआ, बिच्छू हुआ, लोमड़ी हुआ, हिरन हुआ। स्थलीय जीव में आ जाएगा, गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, मुर्गी। वायवी, तोता, कबूतर, गौरैया, कोयल, मैना। और जलीय में मेढक, मछली, व्हेल, शार्क, मगरमच्छ। यदि हम दुनिया के सबसे बड़े जीव की बात करें या सबसे बड़े जलीय जीव की बात करें तो वहां ब्लू व्हेल या नीली व्हेल होता है। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। पक्षियों के पंख किस अंग के रूपांतरण हैं? तो जो पक्षियों के पंख होते हैं वो अग्रपाद जो होते हैं उसका रूपांतरण होते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, अग्रपाद आ जाएगा। ऊंट किस प्रकार के वातावरण में रहता है? तो ऊंट जो रहता है वहां का वातावरण क्या शुष्क होता है, गर्म होता है, वहां बालू होती है ना, गर्म होती है और कम वर्षा होती है। यानी हम लिख सकते हैं, जैसे एक शब्द में लिखना है तो मरुस्थली, है ना, मरुस्थली वातावरण में रहता है या रेगिस्तानी वातावरण में रहता है। तो मरुस्थलीय वातावरण क्या शुष्क होता है, गर्म होता है, कम वर्षा, है ना। ऐसे दो पौधों के नाम लिखिए जो पानी में उगते हैं और भोजन के रूप में खाए जाते हैं। तो एक तो आप अच्छे से परिचित होंगे, सिंघाड़ा, है ना, और दूसरा हो जाए कमल। उड़ने वाले कीटों में कितने जोड़ी पंख होते हैं? तो उड़ने वाले कीटों में 2 जोड़ी पंख होते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, वायवीय जंतुओं में अनुकूलन को उदाहरण सहित संक्षेप में लिखिए। तो जो वायवीय जंतु होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, है ना। एक पक्षियों के बारे में लिखेंगे और दूसरा कीटों के बारे में लिखेंगे ना।
तो वायवीय जंतुओं पक्षियों की चर्चा कर रहे हैं कि शरीर का आकार नौकाकार तथा धारा रेखित होता है। इनके अग्रपाती पंखों में रूपांतरित होते हैं जो उड़ने में सहायक हैं। इनकी अस्थियां खोखली एवं वायु से भरी होती हैं जिससे इनका शरीर हल्का हो जाता है। फेफड़ों से जुड़े वायु कोषों में हवा भर जाती है जो उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं। इसके उदाहरण क्या, जैसे तोता हो गया, कबूतर हो गया, मैना हो गया, गौरैया हो गया, कौवा हो गया, है ना। फिर वायवीय जंतु, आप कीटों की चर्चा कर रहे हैं, तो वायवीय जंतुओं कीटों का शरीर छोटा और हल्का होता है। जब ये उड़ते हैं तो दो जोड़ी पंख फैला लेते हैं। अभी प्रश्न भी आया था कि उड़ने वाले कीटों में कितने जोड़ी पंख होते हैं, तो दो जोड़ी। तो दो जोड़ी पंख फैला लेते हैं। इनके शरीर में श्वास रंध्र होते हैं जिनसे शरीर में हवा भरती और निकलती है। इसी कारण इनका शरीर हल्का हो जाता है, जैसे तितली, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी आदि।